GA26 मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। रेन ने आगे बढ़कर क्लेन के एक आलोप को रोकते हुए कहा। इस तरह की सोच मंदबुद्धि लोगों की होती है। क्लेन दरवाजे पर ही जम गया। उसका सुनहरा शेर और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। तुमने क्या कहा? निचले दर्जे में किसी सभ्य जानवर का होना आपको दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देता। रेन के मशरूमों की चमक बढ़ती जा रही थी। उनकी रोशनी स्थिर और अटल थी। या अपमान की धमकी देना, या लोगों को वस्तु की तरह समझना। एक सभ्य जानवर, क्लेन पूरी तरह मुड़ा। मेरे सुनहरे शेर का वंश पीढ़ियों की श्रेष्ठ साधना का परिणाम है। क्या तुम इसे सभ्य कहने की हिम्मत करते हो? अब आगे क्या? इसकी तुलना अपने दयनीय मशरूमों से करोगे? तुम्हारे अंदर के जानवर जैसे गुण या तुम्हारे ऊंचे खानदान के गुण तुम्हें किसी और से बेहतर इंसान नहीं बनाते। रेन की आवाज दृढ़ और अटल रही। और कल मेरे भयानक बीजाणु के खिलाफ वैसी आसान जीत नहीं होगी जैसी तुम कल्पना करते हो। मिन और तारो उसकी बातों पर थोड़ा संभल गए। ये जीत का वादा नहीं था। दोनों ही वास्तविक परिस्थितियों को भली भांति समझते थे, लेकिन ये सम्मान का वादा था। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, मशरूम? क्लेन आगे बढ़ा, लेकिन रेन अपनी जगह पर डटा रहा। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि अहंकार की कीमत चुकानी पड़ती है। रेन ने क्लेन की आंखों में स्थिर निगाहों से देखा। और मेरे दोस्त सम्मान के पात्र हैं, चाहे कल का परिणाम कुछ भी हो। फैंग और एस्टोर ने सतर्कता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। बहुत कम लोग क्लेन का इस तरह सामना करने की हिम्मत करते थे। कल, क्लेन ने लगभग थूकते हुए कहा, तुम्हें अपने उन सभी शब्दों पर पछतावा होगा। और जब मैं तुमसे और तुम्हारे निकम्मे दोस्तों से निपट लूंगा, तो हर कोई अंतर देख लेगा। रेन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, दूसरों को अपमानित करके खुद को श्रेष्ठ महसूस करने वाले व्यक्ति और गरिमा के साथ जीतने या हारने वाले व्यक्तियों में यही अंतर है। बाहर अंधेरे गलियारे में लड़की ने अपनी सांस रोक ली। पकड़े जाने की उसकी गलती के कारण क्लेन ने कुछ परेशान करने वाली बात बता दी थी, लेकिन कम से कम अब उसे पता तो चल गया था। हालांकि अब उसे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम की सूचना देनी ही होगी। गोल्डक्रेस्ट का वारिस बहुत ही चिंताजनक बातें कह रहा था, और उसे ये सब सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कम से कम रेन तो क्लेन को इस बारे में जो चाहे कहने देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था। कमरे में छाए खामोशी तनाव से भरी हुई थी। क्लेन की त्वचा पर सुनहरे पैटर्न नाच रहे थे, जो क्रोध से धड़क रहे थे। अंततः क्लेन ने ठंडी, बर्फीली आवाज में कहा, कल, अखाड़े में, हम इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेंगे। कल, रेन ने एक बार सिर हिलाया। जब क्लेन और उसके अनुयायी आखिरकार चले गए, तो मिन ने अपनी रुकी हुई सांस को राहत की सांस ली। दरवाजा बंद करते ही टैरो ने पूछा, ये सब क्या था? क्लेन तो क्लेन ही है, मिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, और देखें क्रिस्टल बॉल सिर्फ एक दिन में खुद अपना भविष्य देखना सीखिए। एक दिन मी अंकशास्त्र छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लियू ने सुझाव दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि लूना के बारे में उसका क्या मतलब था। रुको, क्या वह इसलिए जल रहा है क्योंकि रेन ने उसे परसों कमरे में बहकाया था? मजाक मत करो, रेन ने आह भरी। रेन, तारो ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, हम। मुझे पता है, रेन ने तारो और मिन की ओर मुड़कर कहा। मुझे पता है कि हालात हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसकी धमकियों या उसके तिरस्कार को स्वीकार करना होगा। तुम सही कह रहे हो। भले ही हम हार जाएं, मिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कम से कम हम इसे अपनी शर्तों पर तो करेंगे। और उसे अपनी जीत हासिल करनी होगी, टैरो ने कहा। अब उसकी आवाज और भी मजबूत हो गई थी। लियो अपने कोने से देख रहा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हो सकता है कि वे कल न जीते, लेकिन आज रात कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज मजबूत हुई है। रेन के शरीर में मशरूम धीरे धीरे फड़कने लगे जब उसने कल की लड़ाई की योजना बनाना शुरू किया। वो उन्हें जीत का वादा तो नहीं कर सकता था, लेकिन वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि क्लेन इस मुठभेड़ को कभी न भूले। लूना, लियोरा और लारिसा हर रात मुख्य कमरे में इकट्ठा होती थी। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जो सांस लेने जितना ही परिचित था। तीनों चचेरे भाइयों में से दो के बाल पड़ोसी परिवार की तरह नीले थे, जबकि एक के बाल मुख्य वंश के अनुसार सुनहरे थे। हर किसी ने अपने बालों को अलग अलग अंदाज में संवारा था, मानो किसी शाही थीम के अलग अलग रूप हों। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अभी अभी कितनी भयानक कहानी सुनी। एक व्यक्ति घृणा से कांपते हुए कमरे में घुस आया। क्लेन जोर जोर से चिल्ला रहा है कि उसकी एक मंगेतर है। यह असंभव है, दूसरे ने चिड़चिड़ेपन भरे चेहरे के साथ एकदम सीधा बैठते हुए जवाब दिया। 16 साल की उम्र से पहले शादी का वादा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वो तो 6 साल बाद की बात है।
तीसरी चचेरी बहन ने अपने कोने से जानवरों की देखभाल से संबंधित एक मैनुअल के पीछे आधी छिपी हुई धीरे से कहा, और वो सीधे रेन के कमरे में जाकर हंगामा करने लगा। पहले व्यक्ति ने आगे कहा। किताब थोड़ी कांपी। रेन के कमरे में, ओह, क्या इसमें आपकी दिलचस्पी है? कहानी सुनाने वाले की मुस्कान शरारती अंदाज में और चौड़ी हो गई। ये काफी दिलचस्प था। उन्होंने स्वतंत्र चुनाव के अधिकार का बचाव किया। उसने किसका बचाव किया? बाकी दोनों ने एक साथ पूछा, एक की आवाज मांगते हुए और मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी और उसके मालिक ने इसे छिपाने की व्यर्थ कोशिश में तुरंत मुंह फेर लिया। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही है? मजाक मत करो। शर्माती हुई लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़े रखा। यहाँ बस थोड़ी गर्मी है। लेकिन हमने तो अभी अभी खिड़कियां खोली थीं, उसका पक्ष मत लो। अब तक कोनों में चुपचाप बैठी नौकरानियों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। एक यूजर ने टिप्पणी की, यंग रेन हाल ही में वाकई दिलचस्प पहलू दिखा रहा है, खासकर खानों में। दूसरे ने कहा, जिससे चचेरे भाइयों में से एक स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि वो हमेशा सबसे अच्छी नसें कहाँ मिलेंगी और बिना किसी जानवर के लड़ाई कैसे जीत लेगा, और वो जानवरों को कितनी अच्छी तरह समझता है। किताब के पीछे से यह टिप्पणी आई, और ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा उसकी हरकतों से वाकिफ रहता है। नौकरानी ने बनावटी मासूमियत से कहा। बस करो। शर्म से लाल हुई चचेरी बहन अचानक खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है जैसा तुम कहना चाह रही हो। और हमारा असल में क्या मतलब है? शरारती मुस्कान और चौड़ी हो गई। हमने यान की कक्षाओं में किसी खास व्यक्ति का पीछा करती कुछ खास निगाहों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। किताब नीचे गिर गई, जिससे एक चौंका हुआ चेहरा सामने आया। तुमने भी ध्यान दिया? बस करो। शर्माती हुई लड़की अपने चचेरे भाइयों और बहनों को दरवाजे की ओर ले जाने लगी। कल टूर्नामेंट है और हमें आराम की जरूरत है। नौकरानियों ने अपनी मुस्कान छिपा ली जब उन्होंने देखा कि उनकी युवती लगभग अपनी चचेरी बहनों को कमरे से बाहर निकाल रही थी। उनके विरोध और हंसी की आवाजें गलियारे में गूंज रही थीं। जब उसने आखिरकार दरवाजा बंद किया तो उसने झुंझलाहट भरी आह भरते हुए उस पर सहारा ले लिया। युवा रेन काफी विचित्र है ना, महारानी जी? बिस्तर तैयार करते हुए एक नौकरानी ने टिप्पणी की। इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, बस एक हल्की सी कराह और किसी के तकिए में अपना चेहरा छिपाने की आवाज सुनाई दी। रेन के हाथ में क्रिस्टल घुल गया, जो उसकी दैनिक साधना का अंतिम चरण था। बगल के पलंग पर लेटे तारों ने भी अपनी खुराक ग्रहण कर ली। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कल रात के शब्द अभी भी कमरे में गूंज रहे थे। गरिमा का वादा, प्रशिक्षण मैदान युद्ध के लिए तैयार उनका इंतजार कर रहा था। लूना की टीम और जिन के बीच मुकाबला दिलचस्प होता, लेकिन सबको पता था कि कौन जीतेगा। सबकी निगाहें दूसरे मुकाबले पर टिकी थीं। गोल्डक्रेस्ट का उत्तराधिकारी उस मशरूम बॉय के खिलाफ था, जो दिलचस्प तरीकों से जीतता हुआ प्रतीत होता था और अपने बीजाणु की लगभग बेकारता को कम करने के लिए जानवरों की निम्न श्रेणी का फायदा उठाता था। कलाइन पहले से ही वहां मौजूद था। उसके शरीर पर सुनहरे शेर का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। फैंग और एस्टोर उसके दोनों ओर खड़े थे। लाल कोबरा और गैंडे की आकृतियां मिलकर एक भयावह दृश्य बना रही थीं। स्टैंड में रेन ने देखा कि तीनों चचेरे भाई बहन अपनी 3 नौकरानियों के साथ ध्यान से मैच देख रहे थे। उनके बगल में 6 नए छात्र चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कल रात जो कहा था, यह एक वादा था कि परिणाम चाहे जो भी हो, इस लड़ाई को याद रखा जाएगा। पहला सेमीफाइनल, यान ने घोषणा की। टीम, पहला सेमीफाइनल, यान ने सुबह की हवा में गूंजती हुई आवाज में घोषणा की। लूना की टीम बनाम जिन की टीम। टीमें मैदान के मध्य भाग की ओर बढ़ी। लूना सहज गरिमा के साथ चल रही थी। उसके महान साथी भी उतनी ही शालीनता से उसके साथ चल रहे थे। उसका साया भेड़िया उसके पैरों के पास एक धुंधली परछाई के रूप में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जिन ने मध्य स्थान ग्रहण किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों का अवलोकन करते हुए उसकी त्वचा पर उभरी हुई लहरदार धारियों में उसका बाग आंशिक रूप से प्रकट हो रहा था। उसके दाहिनी ओर काय ने सूर्य की रोशनी में अपनी रक्षात्मक प्लेटों को चमकाया। कैस्ट ने बाईं ओर अपनी संरचना को पूरा किया और उसका चील उनके ऊपर एक जीवंत छाया की तरह झिलमिला रहा था। शुरू करना। बादल पक्षी से तुरंत ही धुंध बहने लगी, लेकिन जिनकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान से पता चलता था कि उसने इसका अनुमान लगा लिया था। वही पुरानी रणनीति, जिनकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। इस बार कोहरे में छिपने से काम नहीं चलेगा। लूना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसके साथी का बादल पक्षी लगातार भारी मात्रा में कोहरा उत्पन्न कर रहा था। कोहरा जमीन पर ऐसे फैल रहा था मानो वो कोई जीवित प्राणी हो। कैस, अभी
कैस का चील पहले ही उसके शरीर से बाहर आ चुका था। उसके राजसी पंख पूरी तरह फैले हुए थे। जैसे ही उसने हवा में फड़फड़ाना शुरू किया, उसका प्रत्येक पंख चमक उठा, जिससे हवा की धाराएं उत्पन्न हुई और धुंध छटने लगी। जिन की टीम के आसपास का इलाका साफ हो गया, जिससे युद्ध क्षेत्र दिखाई देने लगा। सुबह की रोशनी सुनहरे भाले की तरह छटते हुए कोहरे को चीर रही थी। देखा, जिन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारे आवरण के बिना तुम्हारा भेड़िया उतना। वो बीच वाक्य में ही रुक गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि उनकी रणनीति कामयाब हो जाएगी, लेकिन जहां चील ने कोहरे को छंटा, वहां नया कोहरा आकर खाली जगह को भर दिया। यह ऐसा था मानो पानी धीमी गति से बह रहा हो, हर खाली जगह को एक निश्चित उद्देश्य से भर रहा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन ने दांत भींचते हुए कहा। कोशिश करते रहो, कैस, काय, किसी भी हमले के लिए तैयार रहो। एक चटकने की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। कछुए की जड़ें और शाखाएं जमीन से निकलने लगी और उनके बीच टेढ़ी मेढ़ी रुकावटें पैदा करने लगी। हमें अलग मत होने दो। काय ने अपनी मुट्ठियों पर लगी प्लेटों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और लकड़ी की बाधाओं पर प्रहार किया, लेकिन हर एक शाखा के टूटने पर उसकी जगह दो और शाखाएं आ गईं। बढ़ते कोहरे के बीच एक चीख गूंज उठी। कैस, सावधान रहो। जिन चिल्लाया, लेकिन भेड़िया पहले ही अंधेरे से बाहर निकल चुका था। उसके नुकीले दांतों ने कैस के पार्श्व भाग को सटीक रूप से भेद दिया, जिससे दर्द भरी चीख निकली। बाज ने अपने स्वामी की रक्षा करने की सहज प्रवृत्ति के चलते कोहरे को हटाने का अपना काम छोड़ दिया। यह उनकी घातक गलती थी। भेड़िया प्रकट हुए चील के ऊपर एक काली बिजली की तरह अचानक प्रकट हुआ। उसके नुकीले दांतों ने ठीक उसी जगह पर वार किया जहां चील की गर्दन सबसे ज्यादा कमजोर थी। चील पल भर में प्रकाश की एक चमक के साथ गायब हो गई। उसका रूप शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो गया। लूना उसी समय कैस की परछाई से निकली और उसकी गर्दन पर सटीक प्रहार करते हुए उसे बेहोश कर दिया, इससे पहले कि वह हमले को समझ भी पाती। एक हो गया, लूना ने धीरे से गिना। उसकी आवाज में संतुष्टि का भाव था। कैस, जिन ने अपने गिरे हुए साथी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की और भी बाधाओं ने उसका रास्ता रोक दिया। शाखाएं जेल की सलाखों की तरह आपस में गुंथी हुई थीं। लूना और उसका भेड़िया वापस अंधेरे में गायब हो गए। कोहरे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया, उनके गुजरने का कोई निशान नहीं छोड़ा। एक के बाद एक, काय ने आदेश दिया। उसकी थालियां तेजी से जल रही थी और वह जिन के बगल में बैठ गया। धीरे धीरे घूमते हुए उनके कंधे एक दूसरे से छू गए। वे एक ही समय में हर कोण से देखने की कोशिश कर रहे थे। कोहरे में एक हल्की हंसी गूंजी, मानो एक ही समय में सभी दिशाओं से आ रही हो। वह आवाज उनके चारों ओर ऐसे नाच रही थी जैसे पतझड़ के पत्ते हवा में लहरा रहे हों। काया, जिन चिल्लाया। उसकी हताशा उसके शरीर की हर रेखा में स्पष्ट झलक रही थी। बाहर आओ और आमने सामने लड़ो। हवा के पेड़ों की शाखाओं से टकराने की आवाज और कभी कभार भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज के साथ हंसी की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। उनके चारों ओर फैली धुंध में परछाइयां एक निश्चित उद्देश्य के साथ हिलने लगीं। काया, लूना की आवाज कोहरे में गूंजी। तुम्हारे जैसे हमेशा उन लोगों को धमकाते हो जिन्हें तुम कमजोर समझते हो। लूना की आवाज से ध्यान भटकने के कारण भेड़िए ने जिन की बाह पर काट लिया। जिन ने स्पिरिट पंच से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार हवा में ही रह गया। वो जानवर पहले ही अंधेरे में गायब हो चुका था। तुम एक अहंकारी बच्चे हो, एक उबाऊ और धमकाने वाले। लूना ने अपनी आवाज को उनके बीच नृत्य की तरह गूंजते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो? तुम्हारा अमीर परिवार, तुम्हारा वो दरिंदा? चुप रहो और आमने सामने लड़ो, चुड़ैल। जिनने धुंध में और भी जोरदार मौके मारे, लेकिन भेड़िया बहुत फुर्तीला था, जो किसी बुरे सपने की तरह परछाइयों के बीच प्रकट और गायब हो रहा था। काय ने हमलों का बेहतर ढंग से सामना किया। उसकी सुरक्षात्मक प्लेटों ने भेड़िए के काटने के घावों को सोख लिया, लेकिन उसके कम सुरक्षित हिस्सों में भी घाव दिखने लगे और खून धीरे धीरे उसकी वर्दी पर फैलने लगा। बस करो, जिन गुस्से से गुर्राया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। स्पिरिट टाइगर। उसके शरीर से बाहर उसका भीतरी जानवर पूरी तरह प्रकट हो गया और कोहरे में भेड़िए को खोजते हुए वो दहाड़ रहा था। लूना की हंसी और भी तीखी हो गई। बिल्कुल सही, भेड़िया अंधेरे से बाहर निकला। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अब अपने प्रशिक्षक को ज्यादा चोट पहुंचाने की चिंता नहीं थी। प्रकट हुए जानवर को बिना किसी स्थायी परिणाम के समाप्त किया जा सकता था। वह ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। विशालकाय भेड़िया नीचे से प्रकट हुआ और एक क्रूर काटने से बाघ का गला फाड़ दिया। खून, जो जल्द ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, धुंध में एक चाप के आकार में फैल गया। बाघ ने अपने विशाल पंजे से वार करने में कामयाबी हासिल की, जिससे भेड़िया कुछ पल के लिए पीछे हट गया।
लेकिन लूना का जानवर जल्दी से संभल गया और वापस अंधेरे में छिप गया, जबकि बाघ की गर्दन के घाव से उसकी सारी ऊर्जा बह निकली। प्रकाश की एक चमक के साथ जिन का भीतरी जानवर गायब हो गया और वापस उसके शरीर में लौट आया। नहीं, जिन ने इसे फिर से प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन आज यह असंभव था और भेड़िया पहले ही उस पर हमला कर चुका था। 2 गिर गए। लूना ने फिर से गिनती शुरू की जैसे ही जिन बेहोश हो गया। भेड़िया काई पर हमला जारी रखे हुए था, हालांकि उसे लगी चोटों का असर दिखने लगा था। उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी और बाघ के पंजों के निशानों से काला खून टपक रहा था। काई को अपना अवसर मिल गया। बाघ के वार के बाद भेड़िया धीमा हो गया था। अपनी बढ़ी हुई गति का इस्तेमाल करते हुए उसने उस भेड़िए की ओर छलांग लगाई जिसने अभी अभी उसके कवच पर हमला करने से चूक गया था। यह उनकी आखिरी गलती थी। लूना उसकी परछाई से निकली और उसका वार ठीक उसी जगह लगा जहां रेन ने उनकी व्यक्तिगत लड़ाई में वार किया था। काई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर वो गिर पड़ा। 3 हो गए। लूना ने गिनती पूरी की, उसकी आवाज में संतुष्टि स्पष्ट झलक रही थी। लूना की टीम की जीत हुई, यान ने घोषणा की जैसे ही सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में छटने लगी। भेड़िया अपने प्रशिक्षक के पास वापस चला गया। उसकी चाल में बाघ के साथ हुई मुठभेड़ के कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह आराम करने के लिए लूना की छाया में चला गया। उसके साथ आए कुलीन लड़कियों ने अपने भावों को तटस्थ बनाए रखा, मानो परिणाम शुरू से ही अपरिहार्य रहा हो। लूना ने अपने गिरे हुए विरोधियों को देखा, जबकि चिकित्सा सहायक उनकी देखभाल के लिए उनके पास आ रहे थे। अगली बार, उसने धीरे से कहा, हालांकि केवल उसके भेड़िए ने ही सुना, किसी को काय चुड़ैल कहने से पहले 2 बार सोच लेना। धुंध छट गई और पूरा युद्ध क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। क्लेन ने लूना और उसके साथियों को स्टैंड की ओर लौटते हुए देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कई लोगों ने नजरें फेर लीं। चिकित्सा सहायक जिन की टीम को उठाकर ले गए। उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं, कुछ उपचारात्मक ऊर्जा से ठीक हो सकती थीं, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाना अधिक सुविधाजनक था ताकि उन्हें अपनी गरिमा और स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने का समय मिल सके। दूसरा सेमीफाइनल। यान की आवाज एक बार फिर मैदान में गूंजी, क्लाइन की टीम बनाम रेन की टीम। आखिरी सेमीफाइनल। यान की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, क्लाइन की टीम बनाम रेन की टीम। लिन ने रेन को अखाड़े में उतरने की तैयारी करते देखा, उसकी मुठियां कस गईं। पिछले कुछ महीनों में उसके छात्र ने जबरदस्त प्रगति की थी, लेकिन ये लड़ाई। फिर भी वो आत्मसमर्पण का सुझाव देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन एक करारी हार से उसके मनोबल पर पड़ने वाले प्रभाव के विचार ने चिंता से उसके सीने को जकड़ लिया। टारो और मिन रेन के साथ साथ मैदान में आगे बढ़े। उनके चेहरे पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ संकल्प झलक रहा था। सुबह की धूप उनके पीछे लंबी परछाइयां बना रही थी, मानो आगे आने वाली चुनौती का संकेत दे रही हो। रेन ने कल रात जो कहा था, यह एक वादा था कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, इस लड़ाई को याद रखा जाएगा। और वो उन्हीं शब्दों पर अमल करने का इरादा रखता था। यान के मैच शुरू करने से पहले ही क्लेन आगे बढ़ गया। उसका सुनहरा शेर पूरी तरह से प्रकट हुआ, जिससे प्रकाश का एक अद्भुत नजारा उत्पन्न हुआ जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। जानवर की अयाल शक्ति से लहरा रही थी, मानो उसका हर एक बाल सुबह के सूरज की रोशनी को सोखकर उसे और भी तीव्र कर रहा हो। सुनो, सब लोग, उसकी आवाज मैदान में गूंज उठी। जो तुम देखने वाले हो, वो महज एक लड़ाई नहीं है। ये कुलीनता और अपनी औकात न जानने वालों के बीच के स्वाभाविक अंतर का प्रदर्शन है। फैंग और एस्टोर मुस्कुराए जब उनके बनाए हुए जानवर आंशिक रूप से प्रकट हुए। लाल कोबरा और गैंडा अपनी भयावह उपस्थिति से दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। कोबरा के शल्क ताजे खून की तरह चमक रहे थे, जबकि गैंडे के कवच स्वयं प्रकाश को अवशोषित करते प्रतीत हो रहे थे। तुम चाहे जो भी चाले चलो, मशरूम, क्लेन ने रेन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके हर शब्द में तिरस्कार झलक रहा था। चाहे तुम कितनी भी घटिया रणनीतियां अपनाओ, हमारे बीच का अंतर मौलिक है और आज हर कोई इसे देखेगा। रेन के बालों में उगे मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे जब वह अपनी जगह पर स्थिर था। मिन कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने अपना सांप रेन के पास ही छोड़ दिया, जबकि टैरो आगे बढ़ा और एक असामान्य रैखिक आकृति बनाई जिसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्टैंड से लूना चुपचाप देख रही थी। उसके पैरों के पास उसका साया भेड़िया लहरा रहा था। उसके चचेरे भाई बहनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा, जबकि 6 नए छात्र हमेशा की तरह स्थिर खड़े रहे, लेकिन बाकी सभी की तरह उनकी निगाहें भी सामने घट रहे दृश्य पर टिकी हुई थीं। यह एक सबक होगा, क्लेन ने नाटकीय लहजे में आगे कहा। चीजों के प्राकृतिक क्रम के बारे में एक सबक, इस बारे में कि कुछ सीमाओं को क्यों पार नहीं किया जाना चाहिए और कुछ तरीकों को क्यों नहीं आजमाया जाना चाहिए। उसने लूना की ओर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर रेन की ओर लौट आया,
जिसका अर्थ समझने वालों के लिए स्पष्ट था। यांग ने हाथ उठाने से पहले दोनों टीमों का गौर सैंटा, लेकिन रेन की टीम ने न तो जवाब देने में दिलचस्पी दिखाई और न ही सुनने में। इसके बजाय वे यांग को ही टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो किसी बात की उम्मीद कर रहे हों। क्या वे चाहते हैं कि वो उनका बचाव करे? खैर, हाँ, वह भाषण कुछ ऐसा था। यान के विचार को बीच में ही रोकते हुए क्लेन ने आगे कहा, इस युद्ध के बाद हर कोई एक सच्चे कुलीन और के बीच का अंतर देख पाएगा। शुरू करना। यांग ने अपना हाथ नीचे गिरा दिया और क्लेन को चुप कराने के इरादे से ही लड़ाई शुरू कर दी। सुनहरे शेर की दहाड़ से पूरा वातावरण गूंज उठा और गौरव तथा उससे भी बढ़कर किसी और चीज के लिए लड़ाई शुरू हो गई। देखने वालों को उनकी स्थिति अजीब लग रही थी। तारो और रेन सबसे आगे थे और मिन उनसे थोड़ा पीछे। दर्शकों को यह आत्महत्या जैसा लग रहा था। दर्शक दीर्घा में किसी ने धीरे से कहा, बेचारे, इन्हें तो ठीक से खड़े होने का तरीका भी नहीं पता। शेर की दहाड़ शुरू होते ही उन्हें पंगु बना देगी। दूसरे ने कहा, यह एक नरसंहार होगा। क्लेन ने खुलेआम तिरस्कार भरी निगाहों से उस संरचना का अवलोकन किया। क्या वे सचमुच इतने मूर्ख थे कि अलग हो गए? क्या उसे बस झपकी ले लेनी चाहिए और अपने शेर की शक्ति को काम करने देना चाहिए? ये तो उसके अनुमान से भी कहीं अधिक आसान होगा। सुनहरा शेर तुरंत दहाड़ा। आध्यात्मिक शक्ति की लहरें मैदान में हवा में दिखाई देने वाली लहरों की तरह फैल गईं। क्लेन मुस्कुराया। उसे उम्मीद थी कि उसके विरोधी भय से जम जाएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान जम सी गई। तारो और रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, मानो गर्जना का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। उनकी हरकतें बेरोक टोक और तेज थीं, क्लेन की उम्मीदों से बिल्कुल अलग। असंभव, क्लेन ने दांत पीसते हुए कहा। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। हमला करो। क्लेन का सुनहरा शेर सीधे उनकी ओर दौड़ा। रेन के मशरूम स्पंदित हो रहे थे क्योंकि वो पैटर्न का विश्लेषण कर रहा था। सामने से किया गया हमला केवल ध्यान भटकाने के लिए था। फैन का कोबरा पहले से ही बाईं ओर रेंग रहा था, जबकि एस्टोर का गैंडा दाईं ओर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये हास्यास्पद था। क्या उन्हें सच में लगा था कि वे इस स्तर के राक्षसों का सीधे मुकाबले में सामना कर सकते हैं? इन्हें खत्म करो, क्लेन ने अपने शेर को आदेश दिया और रेन पर ध्यान केंद्रित किया। उस कमीने मशरूम को हमेशा के लिए अपनी औकात सीखनी ही थी। लेकिन टैरो आगे था, इसलिए उसे पहले उससे निपटना होगा। शेर ने हमला किया। उसके सुनहरे पंजे चमक रहे थे जैसे ही वे तारों के आत्मघाती हमले की ओर बढ़े। फिर रेन की रोशनी ने मैदान में एक तीव्र स्पंदन उत्पन्न किया, लेकिन इतनी दूरी से ये किसी को भी अंधा नहीं कर सकती थी, खासकर दिन के उजाले में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि तुरंत बाद एक ऐसी हरकत में जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, टैरो सिकुड़कर एक गेंद की तरह हो गया। जैसे ही उसने अपनी सारी रक्षा शक्ति अपनी पीठ पर केंद्रित की, जो उसके भरिंग रूप का सबसे कठोर भाग था, उसका कवच तेजी से चमक उठा। महीनों के अभ्यास ने उस कवच को भी थोड़ा और मजबूत बना दिया था। शेर ने भयंकर बल के साथ टैरो के कवच पर प्रहार किया, लेकिन टैरो मजबूती से डटा रहा। टक्कर की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। क्या? क्लेन ने कहना शुरू किया, लेकिन तभी उसने उसे देख लिया। तारों के पीछे दौड़ रहे रेन ने शंख का सहारा लिया और तारों ने भी उसे ऊपर धकेल दिया। लिन के साथ महीनों के प्रशिक्षण से मजबूत हुए उसके पैरों ने उसे आसमान की ओर उछाल दिया। हर मांसपेशी, हर हरकत इसी पल के लिए परिपूर्ण थी। मिन के सांप ने शेर की पीठ पर हमला किया, जिससे उसे दूसरी छोटी सी ताकत मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। तालमेल एकदम सटीक था। हर हिस्सा एक परिपूर्ण नृत्य की तरह अपनी जगह पर बैठ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। क्लेन ने रेन को अपने ऊपर हवा में लटका हुआ देखा। उसके बालों में उगे मशरूम सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उस स्तब्ध क्षण में उनकी आंखें मिली। एक आंख सदमे से भरी थी क्योंकि उसने देर से ही सही अपना बचाव करने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी आंख में प्रचंड दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्लेन ने सोचा। वो तो बस एक आम आदमी है जिसके पास एक बेकार सा जानवर है। लिन के साथ महीनों के प्रशिक्षण और उसके छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बल्क से भरी रेन की मुट्ठी सीधे क्लेन के जबड़े पर लगी। उस घटना का प्रभाव हर छोटी मोटी बात, हर अपमान, हर क्षण की हेय दृष्टि से महसूस किया गया। गोल्डक्रेस्ट का वारिस पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसका सुनहरा शेर दहाड़ते हुए बेबस हो गया। उसके शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज अचानक शांत हुए मैदान में गूंज उठी। दर्शक दीर्घा में कोई सांस नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी थम गई हो। मशरूम बॉय ने एक ही मुक्के से गोल्डक्रेस्ट के वारिस को नॉकआउट कर दिया था। लूना के होठों पर एक छोटी सी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। युद्ध क्षेत्र में नियंत्रित अराजकता का माहौल था। दर्शक अवाक रह गए। वे अभी भी उस भयावह शुरुआती झटके को समझने की कोशिश कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था।
तभी असली लड़ाई शुरू हो गई। मिन के सांप ने सुनहरे शेर के चारों ओर कुशलतापूर्वक कुंडली मार ली थी और अपनी लचीलेपन का उपयोग करके उस शक्तिशाली जानवर को व्यस्त रखा था। टारो असंभव को संभव कर रहा था। एस्टोर के गैंडे को रोके हुए शेर के प्रहार से उसके कवच में दरारें पड़ चुकी थीं, फिर भी वह डटा रहा। हर प्रहार गड़गड़ाहट की तरह मैदान में गूंज रहा था, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैदान के उस पार मिन ने चकमा देते हुए और इधर उधर भागते हुए फैंग के कोबरा से आगे रहने की कोशिश की और कीमती सेकंड हासिल किए। क्लेन जमीन पर पड़ा था, टक्कर के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसके मुंह में धातु जैसा स्वाद था, जिससे सबके सामने इस तरह हारने की शर्मिंदगी और बढ़ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह संभल पाता, उसने रेन को काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ते देखा। नहीं, धिक्कार है उस साधारण से व्यक्ति पर, क्रोध ने बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध कर कह दिया। मैं उस साधारण से व्यक्ति से नहीं हारूंगा। वापस आओ। क्लेन की चीख मैदान में गूंज उठी। सुनहरा शेर शुद्ध ऊर्जा के गोले में परिवर्तित हो गया। सांप से मुक्त होकर अपने स्वामी के शरीर में लौट आया। उसके भीतर पशुवत शक्ति का संचार हुआ, जिससे प्रहार से उत्पन्न भ्रम दूर हो गया और क्लेन नई शक्ति के साथ रेन के अगले हमले को रोकने में सक्षम हो गया। रेन की हरकतें सटीक थीं, हर वार और कदम लिन के कठोर प्रशिक्षण को दर्शा रहा था। क्लेन खुद को इस बात से हैरान पा रहा था कि जमीन पर रहते हुए भी उसे रक्षात्मक मुद्रा में रहना पड़ रहा था। शापित मशरूम सचमुच लड़ना जानता था। लेकिन क्लेन भी कोई नौसिखिया नहीं थे। उसकी पशुवत शक्ति ने उसकी प्रतिक्रिया को तेज कर दिया, जिससे वह अपनी थोड़ी पर किए गए हमले को रोक सका। गोल्ड क्रेस्ट हवेली में मिले उसके प्रशिक्षण का असर तब दिखा जब उसने हमले को रोका और पलटवार किया। वो इस प्रतिद्वंद्वी को दोबारा कम नहीं आंकेगा। रेन की हरकतें वहां मौजूद सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थीं। लिन ने उसे दर्जनों बार जिस तकनीक का अभ्यास कराया था, उसी तकनीक से उसने क्लेन की बांह को जकड़ लिया और उसके बचाव को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरा मुक्का लगा और क्लेन दर्द से कराह उठा। कलाइन एस्टोर उनकी ओर झपटा। उसका लात रेन के बगल में लगा। इस जोरदार लात से रेन को कलाइन पर अपनी पकड़ छोड़नी पड़ी और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्लेन उठा और अपने होंठ से खून पोंछते हुए बोला। उसकी आंखों में जानलेवा क्रोध की आग जल रही थी। यह अपमान, ये बेइज्जती। उसका शेर रूप एक बार फिर पूरी तरह प्रकट हो गया। उसकी त्वचा पर सुनहरे पैटर्न भयावह तीव्रता से चमक रहे थे। उस जानवर की शक्ति उससे दृश्यमान तरंगों के रूप में विकीर्ण हो रही थी। रेन ने एक बार फिर अपनी लड़ने की मुद्रा अपना ली। उसके बालों में उगे मशरूम उसकी नियंत्रित सांसों के साथ ताल मिलाते हुए फड़क रहे थे। लिन का प्रशिक्षण बहुत कठिन था, लेकिन अब वो समझ गया था कि क्यों अकादमी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करने के लिए यही स्तर जरूरी था। दरार, इसका प्रभाव बहुत भयानक था। इतने सारे हमलों के बाद अंततः गैंडे के हमले के सामने तारो का कवच टूट गया। उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया और उसका भीतरी स्वभाव जबरदस्ती वापस उसके आंतरिक भाग में चला गया। तारो युद्ध से बाहर हो गया है। यांग ने घोषणा की, नियमों के अनुसार गिरे हुए छात्र पर कोई और हमला करना मना था। तारो, मिन ने अफरा तफरी के बीच अपने साथी तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। फैंग के कोबरा ने उसे रोक लिया, जिससे मिन को पीछे हटना पड़ा। उसका अपना सांप झिझक रहा था, अपने मालिक की रक्षा करने और रेन की मदद करने के बीच दुविधा में फंसा हुआ था। ये संघर्ष उसकी कुंडली के हिलने डुलने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वापस लौटो, मिन ने आखिरकार अपने जानवर को आदेश दिया, ये जानते हुए कि यान की घोषणा के बाद टैरो लड़ाई में दोबारा शामिल नहीं हो सकता। रेन ने स्थिति का तुरंत आकलन किया क्योंकि उसके मशरूम विश्लेषणात्मक प्रकाश से जगमगा रहे थे। गैंडा पहले से ही उसकी ओर दौड़ रहा था। सुबह की धूप में उसकी पनखुड़ियां धमकी भरे अंदाज में चमक रही थीं। 3 बनाम 1, क्लेन ने मुस्कुराते हुए खून थूका। तभी फैंग भी उनके साथ शामिल हो गया। अब तुम्हारी अक्ल कहाँ गई, मशरूम? रेन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिन द्वारा सिखाए गए तरीके से उसकी आंखें लगातार कोणों और दूरियों का आकलन करती रहीं। कई विरोधियों के सामने विश्लेषण का हर पल महत्वपूर्ण था, हर हरकत मायने रखती थी। एस्टोर ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए पहले हमला किया। रेन ने शुरुआती वार को चकमा दिया और कोहनी से पलटवार किया, जो प्रतिद्वंद्वी के पेट के निचले हिस्से पर लगा और उसे दर्द से कराहते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्लेन ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन रेन ने उसकी चाल को भांप लिया था। अपनी धुरी पर घूमते हुए रेन की लात क्लेन के बगल में लगी, इससे पहले कि वह अपना हमला पूरा कर पाता। लेकिन फैंग ने रेन की पीठ पर लात मार दी। तुम्हें धिक्कार है, क्लेन दहाड़ा। उसे पकड़ो। अंततः गैंडा आ गया और उसने रेन पर हमला कर दिया, जिससे रेन को एक तरफ कूदना पड़ा। लेकिन ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था।
एस्टोर पहले से ही वहां मौजूद था। उसकी बाहें रेन को जकड़ रही थीं। जाल पूरी तरह से कारगर साबित हुआ था। रेन, मिन चिल्लाया, अपने साथी को बेताब होकर संघर्ष करते हुए देखकर। उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अब उसे फैंग को पार करना था। मिन का सांप किसी तरह कोबरा के चारों ओर लिपट गया, लेकिन फैंग ने फिर भी रास्ता रोक दिया। मिन की सीमित युद्धक क्षमता ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, और हर प्रयास को बेरहमी से विफल कर दिया गया। रेन ने अपने शरीर को मोड़ा और लिन द्वारा सिखाई गई सबसे कठिन तकनीकों में से एक का प्रयोग किया। उसकी कोहनी ने एस्टोर की पकड़ में एक दबाव बिंदु को छुआ, जिससे पकड़ इतनी ढीली हो गई कि वह एक हाथ छुड़ा सके। क्लेन पास आया और उसने अपने हाथ को शेर जैसी शक्ति से रूपांतरित कर लिया। रेन ने उसके चेहरे पर पहले वार को रोका, फिर दूसरे को भी। तीसरा वार उसके गाल को छूकर निकल गया, लेकिन ताकत में भारी अंतर के बावजूद उसने अपना बचाव जारी रखा। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्लेन ने अपने विशाल शेर के पंजे से एक और प्रहार करने की तैयारी करते हुए गुर्राया। खून से सने दांतों के बावजूद रेन मुस्कुराया, मैं अब भी यह कर सकता हूं। उसका पैर एक असंभव चाप में उठा और लड़ाई में तीसरी बार क्लेन के जबड़े से टकराया। गोल्डक्रेस्ट का वारिस गुस्से और खून थूकते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लेकिन जीत का वो क्षण महंगा साबित हुआ। अंततः गैंडा एस्टोर की ओर लौटा। उसकी मुट्ठियों में उसकी मजबूत हड्डियां थीं और उसने रेन के बगल में प्रहार किया। प्रहार बहुत विनाशकारी था। हालांकि रेन ने भी पलटवार किया, लेकिन केवल मुट्ठियों से उस रक्षा कवच को भेदना असंभव था। क्लेन होश में आया, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी और उसके दांत भी बदल गए। उसने शेर की दहाड़ लगाई, रेन को भय से पंगु बनाने की कोशिश की। लेकिन पहले की तरह उसकी दहाड़ का मशरूम वश में करने वाले पर कोई असर नहीं हुआ। उसे कसकर पकड़ो, क्लेन ने प्रहार करने की तैयारी करते हुए आदेश दिया। मिन सब कुछ धीमी गति से देख रहा था। उसके सांप ने कोबरा का ध्यान भटका दिया, लेकिन फैंग लगातार उसका रास्ता रोके रहा। बीतता हर पल रेन की मदद करने में असमर्थता का, अपने दोस्त तक पहुंचने में असमर्थता का एक और क्षण था। रेन, उसने चिल्लाते हुए फैंग के खिलाफ खुद को झोंक दिया और उससे आगे निकलने की बेताब कोशिश की। कलाइन का पहला मुक्का रेन के पेट पर लगा, जिससे उसकी सांस फूल गई। दूसरा मुक्का उसकी बगल में लगा। तीसरा मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। अगर एस्टोर ने उसे सीधा न पकड़ा होता, तो चौथा मुक्का उसे गिरा देता। यह वार मुझ पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए है। क्लेन ने अंतिम प्रहार की तैयारी की। उसकी शेर जैसी शक्ति सुनहरी आग की तरह उसकी मुट्ठी में केंद्रित हो गई। रेन, उसने चिल्लाते हुए फैंग के खिलाफ खुद को झोंक दिया और उससे आगे निकलने की बेताब कोशिश की। कलाइन का पहला मुक्का रेन के पेट पर लगा, जिससे उसकी सांस फूल गई। दूसरा मुक्का उसकी बगल में लगा। तीसरा मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। अगर एस्टोर ने उसे सीधा न पकड़ा होता, तो चौथा मुक्का उसे गिरा देता। यह वार मुझ पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए है। क्लेन ने अंतिम प्रहार की तैयारी की। उसकी शेर जैसी शक्ति सुनहरी आग की तरह उसकी मुट्ठी में केंद्रित हो गई। फिर भी पकड़े जाने और पीटे जाने के बावजूद रेन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा करते हुए उसके मशरूम आखिरी बार स्पंदित हुए और उसकी बुरी तरह घायल अवस्था के बावजूद उनकी रोशनी स्थिर रही। और ये, उसने हौंफती हुई सांसों के बीच कहा, उसके दांतों पर खून के धब्बे थे, मुझे कम आंकने के लिए है। उसकी आखिरी लात क्लेन के घुटने पर लगी, जिससे वो लड़खड़ा गया, दर्द से कराह उठा और उसका वार नाकाम हो गया। लेकिन जब शेर का बच्चा ठीक हुआ तो इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। अंततः पांचवा प्रहार रेन के चेहरे पर लगा। क्लेन के विशाल सुनहरे शेर जैसे हाथ ने उसका सिर पीछे की ओर झटक दिया। इस बार उसकी चेतना सुबह के सूरज के सामने धुंध की तरह गायब हो गई। रेन, अपने साथी को गिरते देख मिन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी पीड़ा को भांपते हुए उसके सांप ने कोबरा को छोड़ दिया और सुरक्षात्मक रूप से उसके चारों ओर लिपट गया। क्लेन की टीम की जीत हुई। यांग ने घोषणा की जब उसने मिन को आत्मसमर्पण करते देखा और चिकित्सा सहायक दल मैदान की ओर दौड़ पड़े। युद्ध समाप्त हो चुका था। परिणाम अपेक्षित था, लेकिन मैच देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं भूलेगा कि कैसे उस मशरूम जैसे लड़के ने अकादमी के अभिजात वर्ग का सामना किया और हालांकि वह हार गया, लेकिन उसने अपनी शर्तों पर जीत हासिल की। मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था जबकि सहायक कर्मी रेन और तारों की देखभाल कर रहे थे। मिन घुटनों के बल बैठा रहा। उसका सांप उसे सांत्वना देने के प्रयास में उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। क्लेन ने फटे होंठ को पोंछते हुए खून थूका और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे सहायक को धक्का देकर दूर कर दिया। उसकी जीत उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। नीचे गिराए जाने का अपमान, एक साधारण से बीजाणु से लड़ने वाले एक आम आदमी को हराने के लिए मदद की जरूरत पड़ना।
उसने क्लेन को गिरा दिया, स्टैंड में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे सन्नाटा टूट गया। अविश्वसनीय, दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर एस्टोर ने समय पर उसकी मदद न की होती तो क्या वो अंत में बेहोश हो जाता? और शेर की दहाड़ रेन पर असर नहीं हुई। कैसे? लिन अपनी जगह से देखती रही जब उसके छात्र को स्ट्रेचर पर लादा गया। लड़ाई के दौरान उसकी मुट्ठी भींची हुई थी, जो आखिरकार खुल गई। उसकी हथेलियों पर नाखूनों के निशान अभी भी थे, चिंता की लकीरें त्वचा पर उभरी हुई थीं। तीनों चचेरी बहनें चुप रहीं, हालांकि एक ने अपनी कुर्सी का किनारा इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रेन पर पड़ने वाले हर झटके से वह हल्की सी सिहर उठी थी। महामहिम, एक नौकरानी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें? एक सूक्ष्म इशारे ने उसे चुप करा दिया, हालांकि नौकरानी की आंखों में चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ऊपरी स्टैंडों में बैठे 6 नए छात्रों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। क्लेन रेन के गिरने की जगह को घूरता ही रहा। 5 सीधे वार। अकादमी में सबसे कमजोर माने जाने वाले रेन को हराने के लिए उसे 5 सीधे वार, अपने साथियों की मदद और उनके 2 जानवरों की सहायता की जरूरत पड़ी थी। लॉर्ड क्लेन, उनके अनुयायियों में से एक ने पास आकर कहा, वो तो वाकई एक शानदार जीत थी। चुप रहो, क्लेन ने चापलूसी के प्रयास को बीच में ही रोक दिया। उसका शेर कुछ पल के लिए धुंधला पड़ गया। थकान और शायद शर्मिंदगी के कारण उसके सुनहरे पैटर्न फीके पड़ गए। मिन अपनी निगाहें रेन के स्ट्रेचर पर टिकाए रखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका सांप उसकी चिंतित हरकतों को प्रतिबिंबित कर रहा था। आराम से, एक सहायक ने उसे धीरे से रोका। आपका दोस्त ठीक हो जाएगा, उसे बस आराम की जरूरत है। तुम समझते नहीं हो, मिन ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। मैं वहां रहना चाहता हूं जब वह जागेगा, उसे ये बताने के लिए कि यह मेरे द्वारा लड़ी गई सबसे अविश्वसनीय लड़ाई थी और उसने अपने वादे के अनुसार हमारी इज्जत की रक्षा की। यांग ने देखा कि सहायक कर्मी रेन को अस्पताल ले जा रहे थे और लिन उसे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन यांग उसे अच्छी तरह जानता था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें सच में उम्मीद थी कि वह जीतेगा? उसने धीरे से पूछा और उसके बगल में बैठ गया। लिन ने आह भरते हुए सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, जानवरों में बहुत अंतर था। रेन चालाक है, यहां तक कि लापरवाह भी, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ से पार नहीं किया जा सकता। यांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम वहां होगे। तुम्हारी सारस भी अपने पद के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती, फिर भी तुमने उस दिन निदेशक की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लिन को भाड़े के सैनिक के खिलाफ हुई लड़ाई याद आ गई कि कैसे उसकी लात ने जरूरी मौका बनाया था। इस याद से उसके चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखाई दी। यांग ने आगे कहा, हर किसी का योगदान मायने रखता है। ये सच है कि रेन जीता नहीं, लेकिन उसने एक यादगार प्रदर्शन किया। आपकी तरह उसने भी दूसरों द्वारा थोपी गई सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपने विद्यार्थी को ले जाते हुए देखकर लिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जो संतुष्टि को दर्शाता था। तुम सही कह रहे हो, उसने स्वीकार किया। रेन की काबिलियत सिर्फ उसकी लड़ने की क्षमता से कहीं बढ़कर है, परिस्थितियों का विश्लेषण करने का उसका तरीका, उसकी दृढ़ता। यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर उसके पास कोई और जानवर होता तो शायद वो आज जीत जाता। एक साधारण लड़ाकू जानवर के साथ भी उसकी सामरिक क्षमता। लिन को सिर हिलाते हुए देखकर वह रुक गया। उसकी निगाहें उस स्ट्रेचर पर टिकी थी जहां रेन हल्के से मुस्कुराते हुए लेटा हुआ था। जानती हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेन ऐसा कर भी सकता तो भी वो अपने पहले साथी के रूप में किसी दूसरे जानवर को नहीं चाहता, लिन ने धीरे से कहा। प्रशिक्षण के दौरान, यहां तक कि सबसे कठिन सत्रों में भी, मैंने उसे कभी अपने स्पो को लेकर दुखी या निराश नहीं देखा। वो दोपहर की रोशनी में सही शब्दों की तलाश में कुछ देर रुकी। वो हमेशा आभारी प्रतीत होता है। यांग ने लिन को गौर से देखा और पाया कि रेन के बारे में बात करते समय उसके चेहरे पर नरमी आ गई थी। आमतौर पर सख्त रहने वाले इस युद्ध गुरु को इस असाधारण शिष्य में कुछ खास नजर आया था। स्ट्रेचर गलियारे में गायब हो गया। बचे हुए छात्र भी धीरे धीरे निकलने लगे और उस आश्चर्यजनक लड़ाई पर चर्चा करते रहे जो शायद अकादमी की किंवदंती बन जाए। तो मुझे यकीन है कि उसे भी अपनी जगह मिल जाएगी, यांग ने भरोसा दिलाते हुए कहा, जैसे तुम्हें मिली। कभी कभी किसी की असली कीमत हर लड़ाई जीतने में नहीं होती। लिन ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कैसे उसे एक कांस्य सारस को अपने साथी के रूप में रखने वाली युद्ध कला की उस्ताद के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जब रेन ने अपनी आंखें खोली तो अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी छनकर आ रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसके बालों में उगे मशरूम मंद मंद फड़कने लगे। बगल वाले बिस्तर पर तारो गहरी नींद में सो रहा था।
उसकी आंखें कभी कभी पलकों के नीचे हिल रही थी, मानो किसी सपने का जवाब दे रही हो। उसने अपने कानों से रोटी के छोटे छोटे गोले निकाल दिए। खिड़की से बाहर देख रहे मिन ने हलचल की आवाज सुनकर मुड़कर देखा। बिस्तर के पास आते ही उसके हाथ घबराहट से मरोड़ने लगे। उसका सांप बेचैनी से उसके कंधों के चारों ओर लिपटा हुआ था। रेन, मैं, उसकी उंगलियां अपनी कमीज के किनारे से खेलने लगी। अगर मैं वहां जल्दी पहुंच जाता और मेरा सारा मजा छीन लिया। रेन दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे अभी भी कुछ चोटें लगी थी। मौका मैंने गंवाया। अगर मैंने क्लेन को तब नॉकआउट कर दिया होता जब मुझे मौका मिला था, तो हम वो 3 बनाम 2 का मुकाबला कर लेते जिसकी हमने योजना बनाई थी। वो तकियों के सहारे पीछे झुक गया। उसके चोटिल होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि वो पहला वार जब क्लेन नीचे गिरा तो उसका चेहरा उसे कोई इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। मिन धीरे से हंसा और अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया, खासकर उन जबरदस्त जीत और बड़े अंतरों वाले भाषण के बाद। बिल्कुल, रेन ने सिर हिलाया। और सेमेस्टर की आखिरी लड़ाई में उसके मशरूम और भी तेज हो गए। उनकी रोशनी में कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप, सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।